वेलकम बैक नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा या फिर बल्ला घूमेगा, इसका फैसला करना है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को। और इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है वहाँ पर। शाम के बाद नताइज सामने आना शुरू होंगे और फिर मालूम होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ से जीती है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तज्जियों का सिलसिला जारी है। काई साहब से हम बात कर रहे थे जब हम ब्रेक पर गए थे। काई साहब, सबसे बड़ा मसला आईनी खुद मुख्तारी, और अभी ब्रेक में आप बड़े मज़े की बात कर रहे थे इलेक्शन जमहूरियत और जमहूर के हवाले से, ज़रा वो भी हमारे नाज़रीन। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने फाजल दोस्तों से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। सबके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो बिल्कुल रेस्टोर होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आइन में अगर मैं बार बार कहता हूँ पहली 40 शिक्कें पढ़ लें, जिसे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बनाया हुआ उन्होंने। मुझे बिल्कुल आइनी हकूक़ चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए हम जो है वो जान भी देंगे उनके तमाम हकूक़ के लिए। लेकिन एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए, जब मुझे मेरे आइनी हकूक़ मिल जाते हैं तो मुझे अंडा तलने के लिए अंडा भी चाहिए, गैस भी चाहिए और मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। सवाल ये है कि हम अपने अवाम के साथ क्या करते हैं कि ज़रा मसला कश्मीर हल हो जाए तो फिर आपकी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। खुद तो यार आप तो हमें इस तमाम चीज़ को अब वक्त आ गया है कि मैं रूलिंग क्लासेस के जो प्रिज्म या पॉइंट ऑफ स्टैंड पॉइंट है उससे चीज़ों को ना देखें। हम देखें अब अवाम बड़े तंग हैं और जो है वो मेरे ख्याल में ये जो अभी आपने कहा ना बल्ला चलेगा, तीर चलेगा या वो तीसरा क्या है शेर चलेगा, तो मैं सोच रहा था इनकी ज़द में कौन आएगा। अब सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम के हकूक जमहूरियत है। जमहूरियत किससे निकला है? जमहूर से। जमहूर कौन होते हैं? अवाम का अशर देखें। सेटल्ड एरियाज में आपने क्या अशर किया हुआ है और अनसेटल्ड एरियाज में क्या अशर किया है, फर्क ही नजर नहीं आता। तो मेरे ख्याल में हमें एक नए जो है वो मंशूर की जरूरत है जो पीपल फ्रेंडली हो। वरना मैं एक और बात बता दूं, लोग बेजार हैं। ये जलसे जुलूस बिरयानियों वाले या 5-5 हज़ार रुपया दे के लेने वाले ना, ये आते रहेंगे लोग बेचारे। अच्छी बात है, 4 लोगों को रोजगार मिल जाता है, बट मासेस आर नॉट बिहाइंड यू एंड इट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब तक अवाम के हकूक के साथ हम नहीं जोड़ते, मेरे ख्याल में ये एक बेमानी चीज होगी। और हम इट डजंट मीन कि वी विल वेलकम मार्शल। हमने बड़ी मार खाई है, हमें नहीं बिल्कुल चाहिए। हम किसी एक डिक्टेटरशिप को नहीं चाहते, लेकिन हम एक तबके की डिक्टेटरशिप भी नहीं चाहते, वो इशराफिया। और मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। ये इलेक्शन होते हैं या कब्जा होता है, पता लगता है जनाब कराची पे किसका कब्जा है, इस्लामाबाद पंजाब में किसका कब्जा है। तो यहाँ पे और हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं, उसके बाद मनशे बम निकल रहे हैं। तो आई थिंक इसको खत्म करना चाहिए और इन इलेक्शंस को जोड़ देना चाहिए अवाम के जमहूरी हकूक से। वरना ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होती रहेगी। ये आपस में लड़ते रहेंगे अपनी हुक्मरानी की खातर। वोट को इज्जत दो, मीनिंग देयर बाय मुझे हुकूमत वापस कर दो। तो ये और इससे अवाम का मेरे ख्याल में कुछ लेना देना नहीं है। जी। अच्छा हिलाली साहब, आपने बड़ी डिफरेंट बात की थी। आपने कहा था हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, होगा कुछ और। आप क्या समझते हैं किस हद तक गिलगित का सूबा बाकी 4 सूबों जैसा होगा, किस हद तक मुख्तलिफ होगा? देखिए, जब आप कहते हैं कि गिलगित प्रोविजनली एक सूबा होगा, का माने ये है कि आप चाहते हैं कि उसको हर किस्म का हक मिले जो सूबा को मिलता है, मगर साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोविजनल है, ये परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये आप इस स्टेटस, इस तरीका ये एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर ये नहीं है कि ये परमानेंट स्टेटस है उनका, तो ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, दूसरी बात ये है कि ये इलेक्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर PTM मूवमेंट ये इलेक्शंस इंडोर्स कर दे उसको, माने कि PPP या N को जिता दें, तो इसका मतलब ये है कि वो कहेंगे कि भाई गिलगित बल्तिस्तान तक लोग तैयार हैं हमारे मूवमेंट, उन्होंने रेफरेंडम कर दिया हमारे मूवमेंट पे और हम जीत गए। तो लिहाजा ये बड़ा उनके लिए फतह होगा और बड़ा नेगेटिव होगा गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इसलिए इम्पोर्टेंस है। और फाइनली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मोदी साहब जो खुद रॉ का एक हेड बने हुए हैं, ख़ास तौर गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के जो एक्टिविटीज़ होते हैं रॉ का, बेसिकली स्पॉन्सर करते हैं टेररिस्ट को। उन्होंने मीटिंग किया है, सुना है हमारे इंटेलिजेंस के तहत कि उन्होंने मीटिंग किया है और उनका पर्पस ये है कि इधर डिस्टेबलाइजेशन हो, ख़ास तौर इलेक्शंस के दौरान।
एक वाखान कॉरिडोर है जिधर से लोग आ सकते हैं, इसलिए कि कठपुतली रजीम जो काबुल है और अफगानिस्तान है, समझिए ये बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके साथ प्लान करते हैं, उन फाइनेंस करते हैं, आर्म करते हैं, वो दे हैव बिकम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो एक हिंदुस्तानी आउटरीच बन गए हैं। अब ये क्या करेंगे इलेक्शंस के दौर, ये मुझे थोड़ा सा, तो मैं जानना चाहता हूं कि कोई लोगों को घबराहट नहीं है कि ये हो हिंदुस्तानी इंटरफेरेंस हो उधर से, और अगर है कितना है और क्या कर रहे हैं, अगर कुछ पता चले तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, सबाउद्दीन साहब से हम पूछ लेते हैं। सबाउद्दीन साहब, आप कुछ इस बारे में बता सकेंगे, हिलाली साहब जो बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर चूँकि गिलगित बल्तिस्तान गेटवे ऑफ सी पैक है, तो यकीनी तौर पर मकामी लोगों के जो महरूमियाँ उनका अजाला करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी मामलात को देखना भी बहुत ज़रूरी होगा। हिलाली साहब की बातें बहुत दुरुस्त हैं, और ये मैं पहले अपने जब टॉक ओपन हुई थी तो मैंने ग्रेट गेम की तरफ इंडिकेट किया था। ऑल्दो गिलगित बल्तिस्तान की इंडिया के साथ कोई कंटिग्यूटी उस तरह नहीं है कि वो डायरेक्ट इंटरफेयर कर सके, ना तो कोई फिजिकल तरीके से कोई इंकर्जन हो सकती है, कोई इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। मौसम भी इस तरह का है कि अभी से कोई 2-3 महीने पहले ही तमाम पासेस बंद हो चुके हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें फिजिकल इंटरफेरेंस, फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन से ज्यादा जो यहाँ के लोगों की महरूमियां हैं वो कैसे एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, उस पर तवज्जो की जरूरत है। जो थ्रेट है ना, थ्रेट इज रेजिडेंट, थ्रेट रिजाइड्स इन द सिविल सोसाइटी। और मैं हमेशा ये प्रोसेस करता हूं कि ये थ्रेट सिविल सोसाइटी में है तो इसका रिस्पांस भी सिविल सोसाइटी में होना चाहिए। तो हमें सिविल सोसाइटी पे तवज्जो करने की जरूरत है। हमारे बॉर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर्ड हैं, लेकिन इन इंतखाबात के हवाले से मैं भी उसी कैफियत में था जिस कैफियत में हिलाली साहब है। परेशानी थी कि यहाँ पे खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर के कोई इश्यूज इस तरह ना पैदा हो जाएं, लेकिन यहाँ पे जो चूंकि एक ट्रेंड है, जगह इतनी छोटी है, हर एक दूसरे बंदे को जानता है, आइडेंटिफाई करना आसान होता है। और इस दफ़ा आपको पता ही है कि पाक फौज भी इलेक्शन में नहीं है, लोकल पुलिस करा रही है और पैरामिलिट्री जो आपके हैं वो करा रहे हैं। तो आर्मी भी इवन इस वक्त किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी वो मुझे बहुत पसंद आई, सईद काजी साहब ने एक बात की थी स्टेटस को वाला, मैं बहुत इनकी बातों से कायल हो जाता हूँ और इनकी बात बिल्कुल दिल को लगने वाली होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही है, स्टेटस को रहता है। कैसे? यहाँ वोट शख्सियत का होता है, यहाँ वोट कौम यानी कबीले का होता है, यहाँ नहीं, यहाँ कौम मसलक का है, यहाँ कौम फिर उसके बाद पार्टी का आता है। और वही चेहरे पहले किसी पार्टी में थे, आज वही चेहरे दूसरी पार्टी में आके इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। हमारे लिए चेहरे चेंज नहीं होते। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेटस को मेंटेन रहता है, जिस पे जो है ना हमें सोचने की जरूरत है। बाकी दूसरी ये कि आपका एक और सवाल मेरी तरफ आना चाहिए था, मैं इंतजार करता रहा, वो सवाल नहीं आया कि इन इंतखाबात की क्या शफाफियत है, क्या ये इंतखाबात ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं या कोई शिकायत आई है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, कहीं जानिबदाराना इंतखाबात तो नहीं हो रहे? ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये सर्वेज आ रहे थे, इस पे हमने बात अभी करनी थी, आपके सामने ही है जिस तरह से ब्रेक सामने आ रही हैं, और फिर ऑब्वियसली अभी इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। इमरान साहब, कौम परस्तों का ये मुतालबा है यहाँ पर कि यहाँ सूबा बनाने के हवाले से मकामी लोगों की जो महरूमियाँ उनका अजाला करने के हवाले से हमसे मुशावरत की जाए, क्योंकि जो जमातें यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनको नहीं पता कि यहाँ के लोगों की क्या मसाइल हैं, यहाँ के लोगों को क्या चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको लगता है कि इस लेवल पर उन लोगों से कोई मुशावरत हुई है, या सिर्फ जो भी जमात यहाँ पे हुकूमत बनाएगी वो खुद से सूबा बना देगी? उस्मान सबाउद्दीन साहब जो बात कर रहे थे ना सिविल सोसाइटी की, अब एक बात को समझे, अगर इंडिया या कोई भी और मुल्क यहाँ पे कोई तहरीमकारी या कोई दहशतगर्दी करवाना चाहता है तो वो वहाँ से लोग नहीं भेजेंगे। लोग तो यहीं से इस्तेमाल होते हैं ना, हमारे अपने लोग इस्तेमाल होते हैं। और वो क्यों इस्तेमाल होते हैं? उनकी महरूमियों को ही बुनियाद बनाकर उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए, उनकी फंडिंग की जाती है। अब इंडिया और पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं सी पैक को लेके।
अब जो गेटवे ऑफ सी पैक की बात होती है और जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की पोजीशन बनती है उस सी पैक में, तो आपको ये एक बात बता दूं कि ये जो इसको अभी अबूरी हैसियत दी जा रही है वो भी चीन के दबाव, चीन का भी इस पे दबाव है। चीन भी ये चाहता है कि क्योंकि सी पैक के मामलात हैं और इस कदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पे बेहतरी की जाए। अब दूसरी चीज आ जाती है कि जब सी पैक पूरी, लेकिन इमरान साहब असल बात यह है ना कि यहाँ के लोगों को भी उसका कोई फायदा मिलेगा। बिल्कुल उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि जब सी पैक पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा तो आप देखिए किस तरह से फायदा मिलेगा। वहाँ पे आमदोरफ्त बढ़ेगी, वहाँ पे सबसे बड़ी जो वहाँ पे सनत हो सकती है ना वो है टूरिज्म की। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, अब आप देखें सी पैक के जरिए लाहौर से जो आदमी पहले या कराची से जो आदमी पहले सफ़र करके मुश्किल सफ़र करके वहाँ पहुँचता था, सी पैक के ज़रिए अब उसका सफ़र आसान हो गया है। सी पैक के लिए उसका सफ़र की ड्यूरेशन कम हो गई है। जब वो वहाँ जल्दी जाएगा तो वो फिर वहाँ दूसरे इलाकों को छोड़ के वहाँ खूबसूरती के लिए जाएगा, वहाँ मौसम के लोग इंजॉय करने के लिए जाएगा। जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ होटल इंडस्ट्री जो है उसको सियाहत के फरोग के लिए, सियाहत के फरोग से वहाँ पूरी इंडस्ट्री एक नई लोगों के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे। इसी तरह चीन के साथ तिजारत के जो मामलात हैं उसमें वहाँ पे बहुत सारे मौके मिलेंगे। और फिर बार बार मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि कॉटेज इंडस्ट्री, आप यकीन करें जब इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे तो वो जो वहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री है, वहाँ की जो सुविनियर्स हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं, तो आप इस बात को अगर लार्जर विजन में देखें तो इस खित्ते की तकदीर वाकई ही बदल जाएगी। और हम जो ये के बात कहते हैं कि यहाँ पे अभी बेरोज़गारी है, यहाँ पे लोगों के मसाइल हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे खुशहाल लोग इस इलाके के होंगे। इसलिए हमें दुश्मन की इन तमाम चालों से बचना है, दुश्मन को कोई मौका भी नहीं देना और आपस में मिलके इस तरह से काम करना है कि वहाँ पे तरक्की की राहें खुल सके। अवाम खुशहाल होगी तो तमाम जमातें जो मर्जी करती रहें, इलेक्शन में इन्हें कामयाबी होगी, मंशूर जो भी हो, इनके लिए भी बेहतरी होगी। अगर अवाम के पेट में रोटी ही नहीं होगी तो किसी ने किसी भूखे से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा जी 4 रोटियां। आप पहले अवाम को रोटी दे दें। भुट्टो को क्यों लोग पसंद करते हैं? आज तक भुट्टो मरा क्यों नहीं, जिंदा क्यों है? इसलिए कि उसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया था। अब खुदा का वास्ता नारों से निकल आए और अमलन कुछ दे दे। आप अमलन लोगों को कुछ दे देंगे तो लोग आपको याद भी रखेंगे, तो आपका साथ भी देंगे। इंशाल्लाह गिलगित के अवाम खुशहाल तो होंगे ही, लेकिन आज खुश भी बहुत हैं। सलमान हसन हमारे साथ मौजूद हैं, साथी एंकर फील्ड से। सलमान, अभी कहाँ पर मौजूद हैं? क्या सूरत हाल है पोलिंग के हवाले से? कहीं कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया है? और इसके साथ साथ मौसम के हवाले से आपने बताया था कि मौसम बड़ा सर्द है, बर्फबारी भी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर उस्मा बर्फबारी हो रही है। और यहाँ पर गिलगित में जहाँ मैं हूँ, यहाँ पर सिर्फ पहाड़ों पर इस वक्त हमें बर्फ़ नज़र आ रही है। फ़िलहाल बर्फ़ जो है वो नीचे नहीं आई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सियासी तौर पे जो है वो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। और जो आपने सवाल किया कि कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया, कोई अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है कि नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो, क्योंकि ये यहाँ की खासियत है, इस इलाके की खासियत है कि लोग अगर दाएं और बाएं भी खड़े हैं, जैसे इस वक्त भी आप देख सकते हैं, तो कोई अगर पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, कोई मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी को या दीगर जमातों को, तो वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। टॉलरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और मुझे हैरत इस बात की होती है कि मैं जो बात बताना चाहता हूँ वो इमरान साहब जो हैं वो शायद पहले ही मेरा जहन पढ़ लेते हैं। इमरान साहब अभी जिक्र कर रहे थे टूरिज़्म का। आपको मैं बताऊं, मैं कल ख़ास तौर पे, क्योंकि कल जो है वो ज़ाहिर है उस हवाले से रेस्ट डे था, तो मैं कल निकला था हुंजा नगर की जानिब। तो रास्ते में मैं कराक्रम हाईवे पे जा रहा था, दाएं बाएं दोनों जानिब पहाड़ थे। कराक्रम ये जो पहाड़ी सिलसिला है, तो बाएं जानिब मुझे पुराना सिल्क रूट भी नज़र आ रहा था और उसके आसार जो हैं, जो कि अब आसार कदीमा बन गए हैं, वो हमें बाएं जानिब दिखाई दे रहे होते हैं जब आप जाते हैं राकापोशी व्यू पॉइंट की तरफ। क्योंकि मैं वहाँ तक गया, राकापोशी व्यू पॉइंट, जहाँ पर वो मारूफ होटल भी है, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टे भी किया था। तो टूरिज्म के हवाले से बात की, फिर वहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात की है, वाकई मैंने कुछ वहाँ से अपने फैमिली के लिए जो है वो कुछ सोवेनियर्स खरीदे भी। तो वो फिलहाल तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी दीगर जगह फैमिली के लिए सलमान या कुछ फ्रेंड्स के लिए भी खरीदे हैं, कुछ और चीज़ें थी जो कि मैंने सिर्फ नीलम असलम के लिए माथा पट्टी खरीदी है। ठीक है, वो देख के आप सब जो है वो खुश हो जाइएगा। तो
तो नीलम जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और फिर यहाँ पर बहुत जो लोग हैं वो डिप्राइव्ड हैं बहुत सारे मामलात में, लेकिन खुश हैं, ऐसा नहीं है, मेहमान नवाज लोग हैं यहाँ पर और ये चाहते हैं कि बाकी की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री, वो यहाँ पर बढ़े। अब मैं आपको बताता हूँ, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो कि इसी हल्के से हैं, हल्का नंबर 2 से, और वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर अपना वोट भी कास्ट किया, प्लस ये कि उन्होंने आकर यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात की और GNN से भी उन्होंने बात की। जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो मुतमईन तो थे लेकिन शिकायत भी साथ साथ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी सिलाई मशीनें तक बांटी गई हैं कल रात को यहाँ पे और जो वोटर्स हैं उनको राग़िब करने की कोशिश की गई है और उनको रिश्वत देने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जब मैंने उनको बताया कि कुछ शिकायत आई हैं तो उन्होंने कहा कि देखें ये तो अभी हम इन शिकायत के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पुरुम्मीद थे कि आज शाम को शेर धाड़ेगा क्योंकि अब सिर्फ 2.5 घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग का वक्त खत्म होने में। उस्मा ठीक है सलमान, आप साथ ही रहेगा, आपसे वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे। सबाउद्दीन साहब ने एक शिकायत की थी कि अभी तक आपने ये सवाल नहीं पूछा कि शफाफियत के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या राय पाई जा रही है। सबाउद्दीन साहब, आपसे ही हम बात करेंगे, आपसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन और वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। हमारे एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, दीगर सियासी जमातें हैं, अपोजिशन की तरफ से वैसे तो हमेशा ही हर इलेक्शन में ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि धांधली होगी और ये शफाफ नहीं होंगे इलेक्शन। इस बार भी यही कहा जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन हो सकती है? उसमें देखें, बात ये है कि मैं जो गिलगित बल्तिस्तान का अगर आप देखें ना, लोगों का ताल्लुक वास्ता आपस में और माहौल, आप देखें जितने पुरअमन इलेक्शन वहाँ पे होते हैं वहाँ उस तरह से, क्योंकि लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उस तरह से धांधली करना शायद इतना आसान वहाँ पे काम नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ पे पार्टियों से ज़्यादा लोगों का अपना एक असर रसूख होता है, इसीलिए इलेक्टेबल्स को ये जमातें अपने उसमें शामिल कर लेती हैं। लेकिन अभी इमरान साहब, सलमान भी हमें बता रहे थे कि सिलाई मशीनें बांटी जा रही हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि वोट डालें। ये तो हम, अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ये किस इलेक्शन में नहीं होता। पाकिस्तान में आप जितने भी इलेक्शन देखें, यहाँ तो लोगों को मोटरसाइकिलें भी दी जाती हैं, साइकिलें भी दी जाती हैं, बिरयानियाँ भी खिलाई जाती हैं, इवन कैश भी, हॉट कैश भी दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये भी धांधली की एक किस्म नहीं होती है कि आप लोगों को इस तरह से अटेम्प्ट करें चीजें? बिल्कुल धांधली की किस्म होती है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो होता है ना, जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से, ये मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम अभी से लगाना शुरू हो गए हैं पहले से ही, जी वहाँ पे ये प्री पोल रिगिंग हो गई है, ये हो गया। क्यों? उन्होंने भी तो अपना फेस बचाना है, उन्हें भी नज़र आ रहा है ये सबसे ज़्यादा चार्ज कारकुन था पीपल्स पार्टी का। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी, मुझे ऐसे लगता है कि शायद 6-7 सीटों से ज़्यादा ना जीत सके। तो अगर PTI 10 सीटें जीत जाती है और पीपल्स पार्टी 6-7 जीतती है तो फिर वो क्या कहेंगे? जलसे तो सबसे बड़े पीपल्स पार्टी ने किए हैं, तो फिर वो यही कहेंगे ना हमारे साथ धांधली हो गई। अब नून लीग जिसने पिछली दफा 16 सीटें जीत के हुकूमत बनाई थी, इस दफा अगर 2 या 3 सीटें मुझे लग रहा है मिलेंगी, तो वो फिर वो क्या कहेंगे? वो भी यही कहेंगे कि जी वहाँ पे धांधली हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे शायद उस पैमाने की धांधली ना हो, ये वहाँ पे हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि वोटर खुद ब खुद उधर मूव कर जाए। सबाउद्दीन साहब, क्या समझते हैं गिलगित के अवाम, क्या सर्वेस कह रहे हैं इस बारे में, कितने शफाफ इंतखाबात ये हो रहे हैं? इमरान याकूब साहब की बातें बहुत कीमती हैं और इन्होंने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में अपने कमेंट्स का इजहार किया है, वो यकीनन हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। यहाँ पे उस तरह मुनज़्ज़म रिगिंग तो नहीं होती, लेकिन आज चूँकि ये सवाल मैंने इसलिए आपको पेश किया क्योंकि मेरे कंधों पे एक जिम्मेदारी, एक वज़न था। आज सुबह जब मैं एक पोलिंग स्टेशन पे, यहाँ पे बॉयज़ मिडिल स्कूल डमोट हल्का 2 में जायज़ा लेने के लिए अपने कुछ दोस्तों अजीज़ों के साथ जब मैं गया हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी शिकायत थी कि उनके वोट पहले से कास्ट हो चुके हैं। अच्छा, यानी उनमें इत्तेफाक की बात है, हमारे कुछ अजीज़, हमारे कुछ रिश्तेदार भी थे और इत्तेफाकन जो एक मेरे साथ थे वो उनका वोट भी पहले से कास्ट हुआ था।
तो ये इससे अंदाज़ा ये होता है कि शायद शफाफियत पे बाद में बहुत सारी उंगलियां उठें, और चूंकि ये ज़ाती मुशाहिदा है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके पोलिंग स्टेशन, उनके गवाहिर मौजूद हैं और बाद की वेरिफिकेशंस के लिए वो दस्तयाब हो सकती हैं। तो लिहाजा शफाफियत के हवाले से जो एक अंदाज़ा था कि ये बहुत ही शफाफ और बहुत ही ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, शायद मैं एग्री ना करूँ। ठीक, अच्छा कायद साहब, जैसे कि सबाउद्दीन साहब भी कह रहे हैं, वैसे तो अपोजिशन हमेशा ही इल्ज़ाम लगाती है प्री पोल रिगिंग का भी, और हमने बल्कि यूएस इलेक्शंस में देखा कि वहाँ भी रिगिंग का इल्ज़ाम लग रहा था। दुनिया में कहीं शफाफ इंतखाबात होते भी हैं? देखें, ये अभी ये खुदकार वोटिंग का जो निज़ाम है, जिसका तरफ फिर उन्होंने इशारा किया कि पहले से वोट डल जाते हैं, ये होता है। लेकिन देखें ना, मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे अभी आपने ये बात की कि जी सिलाई मशीनें तकसीम होती हैं, ये होता है, मोटरसाइकिल दिए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? बेसिकली ये इस मुल्क के अवाम का अदम एतमाद होता है। वो कहते हैं आज के दिन ही ले लो जो लेना है, 5 सालों में तो हमें तो कुछ मिलना नहीं है। इंडिया में आप देखें, वो वहाँ पर तो चूँकि मुख्तलिफ सोसाइटी है, तो वो मुख्तलिफ अजनास, इवन जो शराब है वो तकसीम करते हैं वहाँ पे, ट्रकों के ट्रक जो है। और दुनिया के में सबसे महंगा इलेक्शन, यानी ब्लैक मनी के हवाले से देखा जाए तो कहते हैं इंडिया का है, हालांकि $14 बिलियन का मुझे बताया गया कि अमेरिका का हुआ है, और उस पर भी ये सब कुछ है। और दूसरी बात ये कि यहाँ से शुरू कर लें, 40 लाख रुपए में इलेक्शन करना है आपने। जब आप 0.1% से भी कम लोगों को ये राइट हासिल हो इलेक्शन लड़ने का, और 99% लोग चाहें तो वोट डाल लें, ना डालें तो ना डालें, तो ये इसमें तो धांधली तो सिस्टम में मौजूद है। जो ये इशराफी अपने इंडिया का जो इलेक्शन था वो क्या हुआ, कितना फंड किया उन्होंने? सिर्फ उन्होंने सोशल मीडिया के लिए 5000 करोड़ रुपया मुख्तस किया था वहाँ की इशराफिया ने, जो इसको लाने के लिए मोदी को, जो इससे अब कुछ तरमीमात कराना चाहते हैं। और ये जो रिफॉर्म्स बिल आया है, लैंड रिफॉर्म बिल आया है, जिसके खिलाफ वहाँ पे लोग सरतापा एहतजाज हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इसको तमाम अमल को जो है वो एक इशराफिया बेस्ड एक्टिविटी बना के रख दिया गया है। ये नहीं कि हकूक हैं, जमहूरियत बड़ी अच्छी होती है, जमहूरियत मतलब तस्वीर करते रहते हैं, जमहूर का जो है वो बुरकस निकला होता है, और ये जमहूर करते रहते हैं। तो ये मुनाफिकत खत्म होनी चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए। और फिर ये जो ब्लैक मनी की जो रोल है, जिस वक्त तक ब्लैक मनी का रोल इलेक्शन में से खत्म नहीं होता, वो उस वक्त तक आप शफाफियत नहीं कर सकते उससे। और लोग जो हैं वो कहते हैं आए चलें जी। अभी यहाँ लाहौर के करीब किसी ने बताया, भट्टी साहब ने खबर दी थी कि जनाब कितने 5 वोटों पे 1 मोटरसाइकिल दिया गया। तो ये आती है बात। कैसा वक्त बहुत कम रह गया। हिलाल साहब, आपका क्या टेक है शफाफियत के मामले पर? जी, मैं समझता हूँ हमारे दोस्त जो कहा है, हर आदमी जो मेरे पहले बात किया, हर वो बिल्कुल सही कहा है, और ये सब फैक्टर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक सवाल पूछना कि ये ख़ास तौर इधर फेयर हो और दूसरे जगह फेयर नहीं हो, ये क्यों सवाल हम पूछते रहते हैं? भाई वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारे एक मैशत में रहते हैं, वो भी मोरेज उन पे भी इम्पैक्ट करता है। मेरे ख्याल में जितना दूसरी जगह होगा इधर भी होगा, थोड़ा कम शायद इसलिए कि आइसोलेटेड रहे हैं अब तक, मगर ये अब मेन स्ट्रीम में जब आएंगे तो मॉरल्स विल प्रोबेबली बी द सेम। मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्ट करना कि इधर वेरी फेयर, देखिए मैं कहता हूँ स्टेक्स बहुत हैं इधर। स्टेक्स जो है इस वक्त मैं नहीं समझता हूं कोई इलेक्शन है, नॉट बिकॉज ये प्रोविजनल स्टेटस की बात बिल्कुल नहीं, स्टेक्स प्रेस्टीज बहुत है इस इलेक्शन पे। अगर गवर्नमेंट हार जाए तो पीडीएम मूवमेंट को चेक मिल जाता है, टिक मार्क मिल जाता है कि ये है जो लोग चाहते हैं, और अगर ना मिले जो गवर्नमेंट चाहती है ना मिले, तो फिर गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, इनके खिलाफ ठीक आगे बढ़ रहे हो। तो दिस इज द पॉइंट। इमरान साहब, अगर अपसेट हो जाता है तो फिर आपको क्या लगता है क्या सिनेरियो होगा? देखिए सिनेरियो तो बड़ा क्लियर है। अगर अपसेट हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों यही कहेंगे कि देखा हम तो कहते थे। और असल में ये भी समझ लें कि अपसेट की एक बुनियादी वजह अगर अपसेट होता है तो ये भी होगी कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ ये भी कह रहे हैं, इवन वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है। यानी वो यहाँ ये एक तासुर दे रहे हैं कि जनाब अगर हमारी भी हुकूमत बन गई तो आप फिक्र ना करें, फंड्स हम भी ले आएंगे, हम भी यहाँ पे तरक्याती काम करवा देंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर अपसेट हो जाता है तो अपोजिशन मॉरली ज़रा ऊपर चली जाएगी और हुकूमत जो है
उसको उसके एक बयानी है कि उसको एक नैरेटिव को धचका ज़रूर लगेगा। ठीक है सबाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जफर हिलाली साहब, सईद काज़ साहब, इमरान याकूब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथी एंकर सलमान हसन भी गाए बगाए आगाह करते रहे सूरत हाल से। GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त।